हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीईयू हेल्पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मैराथन वीडियो बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स के पिछले 3 साल के क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर थर्ड सेम ऑफ मैकेनिकल ब्रांच। एट फर्स्ट देखते हैं हम लोग ईयर 2020 का क्वेश्चंस। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न के हैं। कोड है 100301। टोटल मार्क्स है आपका 70 एंड टाइम दिया जाता है 3 आवर्स का। टोटल 9 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें सॉल्व करने हैं ओनली 5 एंड क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है जो सारे ऑब्जेक्टिव हैं। टोटल 10 ऑब्जेक्टिव हैं आपके क्वेश्चन में जिसमें सॉल्व करने हैं आपको 7। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, देन आंसर इज लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। Next B number, the time dependent permanent deformation is called creep. Next, which of the following is not present in animal cell? Then answer is cell wall. Next, normal human blood pressure is 120/80. Next, which ancient Indian physician is known as the father of surgery? Then answer is Sushruta. Next, the extension of gene was first suggested by, then answer is Gregor Mendel. Next, which of the following animals has the longest lifespan? Then answer is tortoise. Which of the following is the reason for orange color of carrot? Then answer is it contains carotene. Next, Rh factor of the blood was discovered by the scientist Landsteiner and Wiener. The suitable temperature to transport viral culture is 5 degree Celsius. नेक्स्ट सेकेंड नंबर में सभी का आंसर ब्रीफ में देना है। फर्स्ट है व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन आई एंड डिजिटल कैमरा। ह्यूमन आई एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो ह्यूमन बीइंग को देखने के योग्य बनाता है। ह्यूमन आई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है और ये जस्ट कैमरा के प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है। जैसे कैमरा में फिल्म होते हैं वैसे ह्यूमन आई में रेटिना होता है। जैसे कैमरा में डायफ्राम होता है वैसे ह्यूमन आई में आइरिस होता है। जैसे कैमरा में एपर्चर होता है वैसे प्यूपिल होता है। जैसे कैमरे में लेंस होते हैं वैसे ह्यूमन आई में भी लेंस होते हैं। जैसे कैमरा में बैक पेंट होता है वैसे कोराइड होते हैं। तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग और भी डिफाइन करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट, डिफाइन मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ also known as Mendelian inheritance are fundamental principles in the field of genetics that are formulated by Gregor Mendel, often referred to as the father of genetics. Mendel conducted groundbreaking experiments with pea plants in the 19th century and established the fundamental law of heredity. तो टोटल 3 लॉ दिए गए हैं, आप इसे डिफाइन करके भी लिख सकते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस। These law provide a framework for understanding how traits are inherited from parents to offspring and how genetic variation are passed down through generations. They form the basis of classical genetics and have been validated and expanded upon by
subsequent scientific research. Next, classify about the type of sugar. तो शुगर को 3 टाइप्स में बांटा गया है. फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट्स, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग पावर, थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट्स. तो इसमें 2 पार्ट्स में बांटा गया है. पहला शुगर, जिसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लाइकोज etc. देन सेकेंड नॉन शुगर, एग्जाम्पल स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज. नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग पावर, ये भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है रिड्यूसिंग शुगर, जिसका एग्जाम्पल है अल्डोज टाइप शुगर. देन सेकेंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जिसका एग्जाम्पल है केहोज टाइप शुगर. नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, इसके 3 टाइप्स हैं. पहला मोनोसेक्राइड्स, दूसरा ओलिगोसेक्राइड्स, थर्ड पॉलीसेक्राइड्स. इसे आप अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन भी कर सकते हैं. नेक्स्ट, हाउ कैन यू से दैट DNA is a genetic material? The molecule that bears genes is passed from parents to children and provides instruction for the growth and functioning of living organisms. They determine your eye color, facial features, and other physical attributes. The quantity of DNA is enabled in diploid cell and half in gamete. DNA has self-replicating power. The replication of DNA occurs in S phase of interphase. Next, third number, write the answer in very brief of the following. First, list the properties of genetic code. Then answer is, the genetic code refers to the set of rules that govern the translation of the DNA or RNA sequence into the corresponding sequence of amino acids during protein synthesis. Properties of genetic code are: first, triplet code; second, non-ambiguous; third, universal; fourth, degenerate code. Next, non-overlapping code. Next, comma-less. Next, start and stop codons. Next, polarity. Next, B number, define the term of primary structure of protein. The primary structure of a protein refers to the specific sequence of amino acids that make up the protein chain. It is a linear arrangement of amino acids which are linked together by peptide bonds to form a polypeptide chain. The primary structure is determined by the sequence of nucleotides in the gene encoding the protein, which is transcribed into messenger RNA, which is also known as mRNA, and then translated into the corresponding sequence of amino acid. Next, C. List the law of thermodynamics. The flow of energy in any ecosystem is based on 2 important laws of thermodynamics, which are as follows. At first law of thermodynamics, the amount of energy in the universe is constant. It may change from one form to another, but it can neither be created nor destroyed. Example, light energy can neither be created nor destroyed as if passed through the atmosphere. At second law of thermodynamics, non-random energy, if mechanical, chemical, and radiant energy cannot be changed without some degradation into heat energy. The change of energy from one form to another form takes place in such a way that a part of energy assumed waste form. Next, write the example of single cell organism and multicellular organism. Single cell organism. Single cell organisms are also known as unicellular organisms or living organisms that consist of a single cell as their entire body. They are considered the simplest and most basic forms of life. Example, Paramecium, amoeba, euglena, bacteria, yeast, etc. And next, multicellular organism.
Multicellular organisms are living beings composed of multi-cells that work together to form tissue, organs, and organ systems. They exhibit a higher level of complexity compared to single-cell organisms. Example, all plants, rat, monkey, human, insect, worm, etc. Next 4 number, write the answer in sort of the following. At first, differentiate between prokaryote and eukaryote organisms. Prokaryotic cell is always unicellular, but eukaryotic cell are unicellular और multicellular. प्रोकार्योटिक सेल के डायमीटर का रेंज होता है 0.2 टू 2.0 माइक्रोमीटर्स, लेकिन यूकार्योटिक सेल के डायमीटर का रेंज होता है 10 टू 100 माइक्रोमीटर्स। प्रोकार्योटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है और वेरी कॉम्प्लेक्स होता है नेचर में। यूकार्योटिक सेल में बहुत कम सेल वॉल पाए जाते हैं, अगर सेल वॉल पाए भी जाते हैं तो वो बहुत सिंपल होते हैं, केमिकल नेचर के। प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है एंड इंस्टेड न्यूक्लियोटाइड इज प्रेजेंट, लेकिन यूकार्योटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। प्रोकार्योटिक सेल में डीएनए अरेंज होता है सर्कुलर शेप में, लेकिन यूकार्योटिक सेल में डीएनए अरेंज होता है लीनियर शेप में। प्रोकार्योटिक सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, लेकिन सेल ऑर्गेनल्स की कमी होती है, लेकिन यूकार्योटिक सेल में सेल ऑर्गेनल्स एंड साइटोप्लाज्म दोनों प्रेजेंट होते हैं। प्रोकार्योटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकार्योटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, जो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाते हैं। प्रोकार्योटिक सेल में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं छोटे साइज में एंड स्फेरिकल इन शेप में, लेकिन यूकार्योटिक में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं बहुत लार्ज और लीनियर शेप में। प्रोकार्योटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम्स और सेंट्रोमर्स सभी एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकार्योटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स और सेंट्रोमर्स सभी प्रेजेंट होते हैं। प्रोकार्योटिक सेल में प्रोकार्योट्स में प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं, लेकिन यूकार्योटिक सेल में यूकार्योट्स में प्लाज्मिड्स बहुत कम पाए जाते हैं। इन प्रोकार्योटिक सेल सेल डिवीजन occurs through binary fission, but in eukaryotic cell division occurs through mitosis. प्रोकार्योटिक सेल में फ्लैगला बहुत स्मॉल होते हैं, लेकिन यूकार्योटिक सेल में फ्लैगला बहुत लार्ज होते हैं साइज में। प्रोकार्योटिक सेल का अगर एग्जांपल देखें तो होगा बैक्टीरिया एंड आर्की। यूकार्योटिक सेल का एग्जांपल होगा प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। नेक्स्ट बी नंबर, व्हाट आर द रिसेसिव ट्रेट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? A recessive trait that is expressed when an organism has two recessive alleles or form of a gene. Every organism that organizes its DNA into chromosomes has two alleles for a trait, one from their mother and one from their father. Example, the allele for 5 eyes, dwarf plant and white flower. Individual with recessive allele for a cleft chin, dimples or freckles do not have these traits. Next 5 number, write the answer in sort of the following. At first, explain about the Brownian motion. Brownian motion refer to the random movement displayed by small particles that are suspended in fluids. It is commonly referred to as Brownian movement. Brownian motion is named after Scottish botanist Robert Brown, who first observed that pollen grains move in random direction when placed in water. The size of particles is universally proportional to the speed of the motion. Brownian movement causes the particles in fluid to be in constant motion. Next B number, write the part of light microscope used for observation of cells. A light microscope, also known as an optical microscope, is a widely used instrument for observing cells and other microscopic objects. It consists of several essential parts that work together to magnify and illuminate the sample being observed. Here are the main components of a light microscope used for cell observation.
eyepiece or ocular lens. This is a lens closest to the viewer eyes. It typically magnifies the image further, usually by 10x or 15x, and is usually equipped with a diopter adjustment to accommodate individual difference in vision. Objective lens. The objective lens is a series of lenses located near the specimen being observed. Next stage. The stage is a platform where the specimen is placed for observation. Next, condenser. The condenser is located beneath the stage and focus light onto the specimen. Next, diaphragm. The diaphragm is part of the condenser and controls the amount of light passing through the specimen. Next, coarse and fine focus knobs. These knobs are used to bring the specimen into sharp focus. Next, arm. The arm is the curved part of the microscope that connects the base to the head. It provides support and stability to the microscope. Next, illuminator. The illuminator is a light source that provides illumination for the sample. At last, base. The base is the bottom part of the microscope that provides the stability and support for the entire instrument. Next, 6 number. Write the answer in sort of the following. At first, A number. Discuss how biological discovery of 20th century led to major investigation in medical science. The 20th century was transformative period in biological discovery, leading to significant advancements in medical science. Numerous breakthroughs in understanding the molecular, cellular, and genetic basis of life revolutionized our knowledge of biology and paved the way for major investigation in medical research. Discovery of DNA structure. In 1953, James Watson and Francis Crick elucidated the structure of DNA, the molecule that carries genetic information. The discovery laid the foundation for understanding the mechanism of inheritance and led to subsequent research in genetic, genomics, and molecular biology. Development of antibiotics. The discovery of antibiotics such as penicillin by Alexander Fleming in 1928 and subsequent antibiotic development effort revolutionized the treatment of bacterial infections. Next, identification of blood types. In the early 20th century, Karl Landsteiner identified different blood types A, B, AB, and O and discovered the compatibility and incompatibility of blood transfusions. Next, advance in immunology. The 20th century saw significant progress in understanding the immune system and how it defends against the pathogens and recognizes foreign substances. Next, mapping the human genome. In 2000, the completion of the Human Genome Project, an international collaboration to sequence the entire human genome, marked a major milestone. Next, stem cell research. The isolation and characterization of stem cells, particularly human embryonic stem cells, in the late 20th century opened new avenues in regenerative medicine. Next, understanding the molecule basis of cancer. Extensive research in the 20th century unraveled the molecular mechanism underlying cancer development and progression. Next, discuss about the Mendel's law of segregation and independent assortment. Mendel's law of segregation and independent assortment are the fundamental principle in the field of genetics that explain the inheritance pattern of traits from one generation to the next. Law of segregation.
The law of segregation states that for any given traits, an individual organism inherits two alleles, one from each parent, and these alleles segregate during gamete formation. As a result, each gamete carries only one allele for a particular trait. During fertilization, when the gametes combine, the offspring receive one allele from each parent, thereby inheriting two alleles for the traits. Mendel's experiment with pea plants demonstrate this law. For example, when he crossed plants with purple flower and plants with white flowers, the first generation of spring all had purple flowers. However, in the subsequent generation, the purple and white flower traits appeared in a predictable ratio, approximately 3:1. The observation supported the idea that the allele for flower color segregate during gamete formation. Next, law of independent assortment. The law of independent assortment states that the inheritance of one trait is independent of the inheritance of another trait when these traits are located on different chromosomes or are assorting independently. Mendel's experiment with pea plant also revealed the law of independent assortment. He conducted experiments with plants that differed in two traits, such as flower color and seed texture. Mendel found that the inheritance of flower color and seed texture occur independently of each other, meaning that the presence of one trait did not influence the presence of other traits. Next, 7 number. Write the answer in short of the following. At first, A number. How can you say that proteins are transporters and receptors of a living cell? Cell needs to communicate with their environment in order to obtain nutrients, grow, divide and respond to signals related to adaptation in changing psychological condition or stress. A very basic question in biology is how cell, especially of those organisms living in rapidly changing habitats, sense their environment. Apparently, this question is of particular importance of all living microorganisms. The critical role of receptors, transporters, and channels transmembrane of all type of alleles in signaling environment changes in well established. A relative new corner in environment sensing are called transceptors membrane. Proteins that possess both solute transport and receptors like signaling activities. Now the transceptors concept is further enlarged to include micronutrient sensing via the iron and zinc high affinity transporters of Saccharomyces and Cerevisiae. Interesting, what seems to underline the transport and or sensing functioning of receptors, transporters and transports is ligand-induced conformational alteration recognized by downstream intercellular effectors. Next, B number, differentiate between photosynthesis and transpiration in plant. At first, photosynthesis is a plant process that converts atmospheric CO2 into more complex organic compounds, especially sugar, using energy from sunlight. Transpiration is water taken up from the soil and washed through the stomata in the leaves. Photosynthesis is energy transformation process and transpiration is not energy transformation process. Photosynthesis helps in formation of food. Transpiration helps in removal of excess water from plant body. Photosynthesis takes place through chloroplast. Transpiration takes place through stomata. Energy is required for photosynthesis, but in transpiration no energy is required.
Next, 8 number. How can you prove that biology is an important scientific discipline similar to mathematics, physics, and chemistry? Answer in detail. Biology is an important scientific discipline that is on par with mathematics, physics, and chemistry in terms of its significance and impact. Study of life. Biology is the scientific study of life and living organisms. It explores the structure, function, growth, evolution, and distribution of living organisms, ranging from microscopic cells to complex ecosystems. Next, interdisciplinary nature. Biology is an inherently interdisciplinary field that intersects with various other scientific disciplines. It draws upon principles from chemistry, physics, mathematics, genetics, ecology, neuroscience, and more. Next, medical advances. Biology plays a central role in medical science and healthcare. The study of biology has led to numerous breakthroughs in understanding disease, developing diagnostics, and designing effective treatments. Next, agricultural and food production. Biology is instrumental in enhancing agricultural productivity and addressing food security challenges. Next, conservation and environmental science. Biology play a crucial role in understanding and addressing environmental issues and conserving biodiversity. It helps in assessing the impact of human activity on ecosystem, monitoring endangered species, studying climate change, and developing conservation strategies. Next, evolutionary understanding. Biology provides a framework for understanding the evolution of life on Earth. The theory of evolution by natural selection, developed by Charles Darwin, is a fundamental concept in biology. Next, biotechnology and bioengineering. Biology has paved the way for significant advancement in biotechnology and bioengineering. These fields utilize biological principles and techniques to develop novel products, therapies, and technologies. नेक्स्ट 9 नंबर में ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ कर्व साइकिल। तो ये कर्व साइकिल का फ्लो चार्ट है एंड ये कर्व साइकिल के फ्लो चार्ट का एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट, ईयर 2021। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। एंड ये क्वेश्चन है ईयर 2021 के। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है ए जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड सक्सेसफुली इन बायो रिमेडिएशन ऑफ ऑयल स्पिल्स इज ए स्पेसीज ऑफ। इसका आंसर होगा स्यूडोमोनास। नेक्स्ट, विच वन इज ए हेरिडिटी डिजीज? देन आंसर इज फोर्थ नंबर, फिनाइल कीटोनोरिया। Next, which of the following is responsible for phosphate solubilization? Then answer is second number, streptomyces. Next, what is the concentration of H plus in a solution of 0.1 mole of NaOH? Then answer is 10 to power minus 13 mole. Next, Mendel's dihybrid phenotypic ratio is 9:1:1:5. Next, the breed wheat Triticum aestivum that is commonly used for all over the world is. The answer is hexaploid. Next, G number, inheritance of ABO blood group illustrates.
Then answer is multiple allelism. Next, H number, yield coefficient represents. Then answer is conversion efficiency of a substrate into the product. Next, which ratio is constant of D and A? Then answer is A plus G or T plus C. All alleles originate from crossover. एंड नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इसमें सारे आंसर ब्रीफ में देने हैं। तो फर्स्ट है, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइंग ऑफ बर्ड एंड एयरक्राफ्ट? तो इसमें कोई सिंगल प्रिंसिपल यूज नहीं होता, इसमें दो बेसिक मैकेनिज्म यूज होते हैं, लिफ्ट और थ्रस्ट। थ्रस्ट एक टाइप का फोर्स है जो फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प करता है। बर्ड जो है अपना विंग से थ्रस्ट को प्रोड्यूस करते हैं और बैकवर्ड की तरफ पुश करते हैं एयर को। एरोप्लेन अपना प्रोपेलर या जेट इंजन टरबाइन का यूज करके थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं और अपने आप को फॉरवर्ड पुश करते हैं। एंड उसका शेप इस टाइप से बना होता है जो उसको लिफ्ट करने में हेल्प करता है। ये बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करता है। नेक्स्ट बी नंबर, डिफाइन एपिस्टेसिस। इसे आप अपने शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं, या तो इस टाइप से पैराग्राफ में लिख के या फिर पॉइंट वाइज में लिखकर। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो आई होप आप लोगों को दिक्कत ना हो। नेक्स्ट देखते हैं सी नंबर, क्लासिफाई अबाउट द टाइप ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन का क्लासिफिकेशन हम लोग शेप, कॉन्स्टिट्यूशन और नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन हम लोग एनिमल्स में या वाटर के इनसॉल्युबल पार्टिकल्स में पाते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है कोलेजन, एक्टिन एंड म्योसिन, केराटिन इन हेयर, क्लॉज, फीदर्स, etc. Next, globular protein. These proteins, unlike fibrous protein, are soluble in water. They are made up of polypeptides that are coiled about themselves to form oval or spherical molecules. Example, albumin, insulin, and hormones like oxytocin, etc. In second, on the basis of constitution. First, simple protein. These proteins are made up of amino acids only. Just example, albumins, globulins, prolamins, etc. Second, conjugated proteins. These are the complex proteins that are combined with characteristics of non-amino acid substance called as prosthetic group. Just example, nucleoproteins, mucoproteins, glycoproteins, chromoproteins, etc. Next, derived proteins. When proteins are hydrolyzed by acid, alkalis or enzymes, the degradation products obtained from them are called derived proteins. At last, on the basis of nature molecules. First, acidic proteins. They exist as anion and cation acidic amino acid, example blood groups. Second, basic proteins. They exist as cations and are rich in basic amino acid, example lysine, arginine, etc. And last, D number, how can you say that RNA is a genetic material? The molecule that bears gene is passed from parents to children and provides instruction for the growth and functioning of living organisms. They determine your eye color, facial feature and other physical attributes. The quantity of DNA is enabled in diploid cell and half in gamete. DNA has self-replicating power. नेक्स्ट थर्ड नंबर, इसमें भी आपको ब्रीफ में ही आंसर देना है सारे का। ए नंबर में डिफाइन टर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन। The product of a wild type phenotype when two different mutations are combined in a diploid or a heterokaryon. The products of wild type phenotype by a cell or an organism that contains two mutant genes. If complementation occurs, the mutations are almost certainly non-allelic.
Just example, a change in using structure in flies having that express the wild type phenotype when mated or crossed. Next, define term of secondary structure of protein. The secondary structure of protein refers to the shape in which a long polypeptide chain can exist. The secondary structure of protein exists in two forms. First, alpha helix, second, beta helix. Alpha helix. Alpha helix is one of the most common ways in which a polypeptide chain forms all possible hydrogen bonds by twisting into right-handed screw with NH groups of each amino acid residue hydrogen bonded to the C double bond O of an adjacent turn of the helix. Next, beta helix. In beta pleated sheet structure, all peptide chains are stretched out to nearly maximum extension and then laid side by side, which is held together by intermolecular hydrogen bond. Next, C number, endothermic reaction in biological system. Endothermic reaction are chemical reaction in which the reactants absorb heat from the surrounding to form product. These reactions lower the temperature of their surrounding area, thereby creating a cooling effect. Physical process can be endothermic as well. Ice cube absorb heat from their surrounding and melt into the liquid water. At last, D number, define growth kinetics. Growth kinetic is an autocatalytic reaction that states that the rate of growth is directly proportional to cell concentration. Direct and indirect methods are used to determine cell concentration. Direct methods include determining cell mass concentration and density by dry weight, turbidity, plate counts, and so on. In contrast, indirect methods of measuring cell density involve measuring the concentration of protein, ATP और DNA. नेक्स्ट 4 नंबर में आंसर शॉर्ट में बताना है सभी का। तो ए नंबर में है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग का डिफरेंस देख लेते हैं। हेटेरोट्रॉफ के लिए एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो किसी और पे डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन ऑटोट्रॉफ्स ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट, एयर और वाटर के हेल्प से। हेटेरोट्रॉफ्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ऑटोट्रॉफ्स में जैसे ग्रीन प्लांट्स के पास क्लोरोप्लास्ट होता है। हेटेरोट्रॉफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, but autotroph is derived from inorganic source after converting light energy into chemical energy. दोनों के अगर टाइप देखें तो हेटेरोट्रॉफ के होते हैं फोटो हेटेरोट्रॉफ एंड कीमो हेटेरोट्रॉफ, एंड ऑटोट्रॉफ के देखें तो फोटो ऑटोट्रॉफ एंड कीमो ऑटोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ में एनर्जी स्टोर के लिए कैपेबल नहीं होता है, लेकिन ऑटोट्रॉफ एनर्जी को केमिकल एनर्जी में स्टोर करके रखते हैं। हेटेरोट्रॉफ अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, लेकिन ऑटोट्रॉफ इंडिपेंडेंट रहते हैं। हेटेरोट्रॉफ कंज्यूमर कहलाते हैं एंड ऑटोट्रॉफ प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। हेटेरोट्रॉफ का फूड चेन लेवल सेकेंडरी और टर्सरी लेवल है, लेकिन ऑटोट्रॉफ का फूड चेन लेवल प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है। हेटेरोट्रॉफ फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं, लेकिन ऑटोट्रॉफ ऐसा नहीं करते हैं, वो एक ही प्लेस पे रहते हैं। हेटेरोट्रॉफ के एग्जाम्पल हैं कैट, हॉर्स, काउ, डॉग इटीसी, एंड ऑटोट्रॉफ के एग्जाम्पल हैं ग्रीन प्लांट्स, अलगी एंड सम बैक्टीरियाज। Next, B number, what are the dominant traits in living organism? Dominant traits are characteristics or phenotype that are expressed when an individual carries at least one copy of corresponding dominant allele. These traits mask and override the expression of recessive alleles, meaning that
Even if an individual carries one copy of a dominant allele and one copy of recessive allele, the dominant traits will be visible in their phenotype. It is important to note that the presence of a dominant trait does not necessarily mean it is more common or prevalent in population. The frequency of dominant and recessive traits in population depends on various factors such as genetic diversity, selective pressure, and the inheritance pattern of specific traits. If next 5 number, write the answer in short. Then first A number, what is the need of study of biology for an engineers? ये एक रिपीट क्वेश्चन है जो 2022 में भी पूछा गया है, 2021 में भी. And now second B number, write the principle of light microscope used for observation of cell. The light microscope is an instrument for visualizing fine details of an object. It takes this by creating a magnified image through the use of a series of glass lenses, which first focus a beam of light onto or through an object, and convex object lenses to enlarge the image formed. The majority of light microscope, the image is viewed directly through binocular eyepieces that act as a secondary lens in the form of a magnifying glass to observe the projected image. Such instruments are termed compound microscope, and the total magnification is sum of the objective magnification and the eyepiece magnification. The magnification range extends from 10x to 1000x with a resolving power of the order of 0.2 micrometer depending on the type and numerical aperture of the objective lenses. For light microscopy, visible light is passed through the specimen and then through a series of lenses that bend the light in a manner that result is magnification of the organism present in the specimen. Now this is the picture of the light microscope. And now 6 number, write the answer in short of the following. At first A number, discuss about how biological discovery in 20th century led to major investigation in environmental science. Then the answer is the 9th century can be considered the age of cellular biology. The 20th and 21st century were characterized primarily by development in molecular biology by utilizing modern methods of investigation such as X-ray, diffraction, and electron microscopy to explore level of cellular organization beyond that visible with a light microscope. The ultrastructure of the cell, new concept of cellular function were produced. As a result, the study of the molecular organization of the cell had tremendous impact of biology during the 20th and 21st century. It also led directly to convergence of many different scientific disciplines in order to acquire a better understanding of life process. Technology such as DNA sequencing and polymerase chain reaction also were developed. In the 1070s, the development of recombinant DNA technology opened the way of genetic engineering, which enabled researchers to recombine nucleic acid and thereby modifying organism genetic codes, giving the organism new abilities to eliminating undesirable traits. Next B number, deliberate about the gene interaction and epistasis. And answer is epistasis refers specifically to a type of gene interaction where the expression of one gene masks or modifies the expression of another gene. It occurs when the phenotype associated with a specific allele at one gene locus depend on the presence or absence of alleles at another gene locus.
Epistasis can result in modifying Mendelian inheritance pattern and affect the ratio of phenotype observed in offspring. Epistasis can be classified into different types, including dominant and recessive epistasis, as well as duplicate gene action and complementary gene action, as mentioned earlier in our discussion on epistasis. Gene interaction refer on the way in which gene at different loci, position or chromosomes interact to influence a particular traits or phenotype. It occurs when the effect of one gene are modified or influenced by the presence or action of other genes. Now 7 number, write the answer in short of the following. How can you say that protein act as a structural elements of a living cell? Next, B number, differentiate between photosynthesis and respiration in plant. Photosynthesis is the process of converting light energy into chemical energy. Process of conversion of respiration. Respiration is a process by which living organisms convert energy to use the cell. Observed in photosynthesis, it is observed in green plants and some bacteria. Observed in respiration, it is observed in living organisms. It requires the presence of chlorophyll. For respiration, it does not require the presence of chlorophyll. It occurs in chloroplast. For respiration, it occurs in the mitochondria of the cell. Photosynthesis requires the presence of sunlight. Respiration does not require the presence of sunlight. Photosynthesis requires carbon dioxide, sunlight, and water. Respiration requires glucose and oxygen. Photosynthesis produces glucose, oxygen, and water. Respiration produces carbon dioxide and water. Photosynthesis undergoes an anabolic process. Respiration undergoes a catabolic process. Photosynthesis is an endothermic reaction. Respiration is an exothermic reaction. Chemical reaction of photosynthesis is 6CO2 plus 6H2O is formed C6H12O6 plus 6O2, and respiration chemical reaction is C6H12O6 plus 6O2 is formed 6CO2 plus 6H2O. Next 8 number, explain that all forms of life have the same building blocks but create diversification. ये क्वेश्चन आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं या पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं. वैसे ये 14 मार्क्स के एक क्वेश्चन है, तो आप अपने हिसाब से इसका लेंथ बड़ा या छोटा कर सकते हैं. Next 9 number, how can you say that genetics is to biology and Newton's law are the physical science? Newton's law of motion formulated by Sir Isaac Newton are fundamental principles that describe the behavior of object in motion. They lay the foundation for classical mechanics, a branch of physics that deal with the motion of macroscopic objects. Newton's law of motion provide a framework to understand concepts such as inertia, acceleration, force, and the relation between force and motion. They are fundamental principles that govern the behavior of objects and are widely applicable in various fields of physics, including mechanics, dynamics, and engineering. Just as genetics is considered fundamental to biology, Newton's laws are considered fundamental to the physical science. Both genetic and Newton's law form the basis of their respective disciplines, providing fundamental principles and frameworks for understanding and explaining various phenomena. They serve as building blocks for further investigation and advancements within their field, with researchers and scientists building upon these fundamental concepts to explore more complex phenomena and develop new theories and models. And next देखते हैं ईयर 2022 के क्वेश्चंस को.
एंड अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड मेरे चैनल BEU हेल्पर को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ये क्वेश्चन है ईयर 2022 के। हम लोग ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेल के डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या कहा जाता है। तो इसका थर्ड नंबर आंसर होगा लाइसोसोम। लिक्विड और गैस में पार्टिकल के मूवमेंट को ऑब्जर्व किया जाता है कैसे? आंसर होगा इसका ब्राउनियन मोशन। The exchange of segments of non-sister chromatids between chromosome of a homologous pair termed as आंसर होगा क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट डी नंबर, enzyme inhibition caused by a substance resembling substrate molecule is, answer is allosteric inhibition। Next, which amino acid maintain the balance of central nervous system? आंसर है ग्लूटामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल में कहाँ पे लोकेटेड होता है? आंसर है ग्राना थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वन एस्पेक्ट विच इज नॉट ए साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड इज इट्स बीइंग। आंसर है एम्बिगस। Next, bacteriological media that are composed of ingredient whose exact chemical composition are known are called defined। Next, new cells generate from pre-existing cell। नेक्स्ट है डीएनए में वायरस हमेशा कैसे रहते हैं? इसका आंसर होगा वो लीनियर भी होते हैं और सर्कुलर भी रहते हैं। नेक्स्ट सेकेंड नंबर में सारे आंसर शॉर्ट में लिखने। फर्स्ट है व्हाट इज द नीड ऑफ स्टडी ऑफ बायोलॉजी फॉर एन इंजीनियर्स। ये क्वेश्चन सभी इंजीनियर्स के मन में आते हैं कि इंजीनियरिंग में बायोलॉजी सब्जेक्ट क्यों पढ़ना होता है। तो इंजीनियरिंग के लिए बायोलॉजी एक डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट नहीं है, ये इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए इंजीनियरिंग के बेसिक प्रिंसिपल को जानना बहुत जरूरी है। आज के डेट में बायोलॉजी एक उभरता हुआ फील्ड है जिसमें बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का यूज करते हुए इंजीनियर्स बहुत सारे इक्विपमेंट बना सकते हैं, नए नए इन्वेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। वाई? वायरसेस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ट्रेडिशनल सिस्टम से नहीं जुड़े हुए होते हैं। इसके कुछ कारण दिए गए हैं। पहला कारण है लैक ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर। वायरसेस आर एसेलुलर एंटिटीज मीनिंग दे डू नॉट पोजेस सेल्स। दे consist of genetic material DNA RNA surrounded by protein called a capsid। Second है lack of independent metabolism। Viruses are obligate intracellular parasites meaning they cannot reproduce or carry out metabolism processes independently। They rely on host cell to replicate and utilize the host cells machinery for their own reproductions। In third, diversity and complexity। Viruses exhibit a vast array of structures, genetic material, and replication strategies। They infect organisms across all domains of life, including bacteria, archaea, plants, animal, and even other viruses। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड नंबर, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकार्योटिक सेल एंड यूकार्योटिक सेल्स। तो प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल का डिफरेंस बताना है। प्रोकार्योटिक सेल इज ऑलवेज यूनिसेलुलर बट यूकार्योटिक सेल आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। प्रोकार्योटिक सेल के डायमीटर का रेंज होता है 0.2 to 2.0 माइक्रोमीटर्स
लेकिन यूकारियोटिक सेल के डायमीटर का रेंज होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर्स। प्रोकारियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है और वेरी कॉम्प्लेक्स होता है नेचर में। यूकारियोटिक सेल में बहुत कम सेल वॉल पाए जाते हैं, अगर सेल वॉल पाए भी जाते हैं तो वो बहुत सिंपल होते हैं, केमिकल नेचर के। प्रोकारियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है एंड इंस्टेड न्यूक्लियोटाइड इज प्रेजेंट। लेकिन यूकारियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। प्रोकारियोटिक सेल में डीएनए अरेंज होता है सर्कुलर शेप में, लेकिन यूकारियोटिक सेल में डीएनए अरेंज होता है लीनियर शेप में। प्रोकारियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, लेकिन सेल ऑर्गेनल्स की कमी होती है। लेकिन यूकारियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल्स एंड साइटोप्लाज्म दोनों प्रेजेंट होते हैं। प्रोकारियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकारियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, जो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाते हैं। प्रोकारियोटिक सेल में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं छोटे साइज में एंड स्फेरिकल इन शेप में, लेकिन यूकारियोटिक में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं बहुत लार्ज और लीनियर शेप में। प्रोकारियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम्स और सेंट्रोमर्स सभी एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकारियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स और सेंट्रोमर्स सभी प्रेजेंट होते हैं। प्रोकारियोटिक सेल में प्रोकारियोट्स में प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं, लेकिन यूकारियोटिक सेल में यूकारियोट्स में प्लाज्मिड्स बहुत कम पाए जाते हैं। इन प्रोकारियोटिक सेल सेल डिवीजन occurs through binary fission, but in eukaryotic cell division occurs through mitosis। प्रोकारियोटिक सेल में फ्लैगेला बहुत स्मॉल होते हैं, लेकिन यूकारियोटिक सेल में फ्लैगेला बहुत लार्ज होते हैं साइज में। प्रोकारियोटिक सेल का अगर एग्जांपल देखें तो होगा बैक्टीरिया एंड आर्की। यूकारियोटिक सेल का एग्जांपल होगा प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। नेक्स्ट सेकेंड नंबर देखेंगे, राइट सिग्निफिकेंस एंड ऑब्जेक्शन ऑफ सेल थ्योरी। इस क्वेश्चन में सिग्निफिकेंस भी बताना है एंड ऑब्जेक्शन भी बताना है सेल थ्योरी का। तो फर्स्ट हम लोग सिग्निफिकेंस देखेंगे। फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी। सेल थ्योरी बायोलॉजी के फील्ड में एक सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। इट establishes the cell as the fundamental unit of life and forms the basics for understanding the organization, structure and functions of all living organisms. Second, unifying concepts. The cell theory unifies the study of living organisms by emphasizing that all organisms from simple unicellular organisms to complex multicellular organisms are composed of cells. Third, explain the diversity of life. It highlights that the differences in complexity and specialization of organisms arise from variation in the number, size, shape and function of cell. At last, advances in medical research. Cell theory has played a crucial role in medical research and the development of treatments for diseases. And next है objection to the cell theory. Next है 4 number, write 7 characters in Pygium and Sativum explained by Mendel. तो मेंडल कुछ सेवरल की कैरेक्टर दिए थे पीजम एंड सटिवम में, जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। तो हम लोग सारे 7 कैरेक्टर को देखेंगे जो मेंडल के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट आता है फ्लावर कलर। मेंडल ने ऑब्जर्व किया पी प्लांट्स के फ्लावर या पर्पल कलर के होते हैं जो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करते हैं, या वाइट कलर के होते हैं जो रिसेसिव कैरेक्टर शो करते हैं। उन्होंने पाया कि अगर हम लोग पर्पल कलर के फ्लावर को अगर वाइट कलर के फ्लावर प्लांट के साथ क्रॉस करेंगे तो हम लोग को ऑफ स्क्रीन हमेशा पर्पल कलर का फ्लावर ही मिलेगा। सेकेंड है फ्लावर पोजीशन। पीजम और सटिवम में फ्लावर का पोजीशन या तो एक्सेल में होता है या फिर टर्मिनल में होता है। थर्ड है सीड कलर। पी का सीड जो होता है वो 2 कलर में आते हैं, एक होता है येलो जो डोमिनेंट कैरेक्टर के रहते हैं और दूसरा होता है ग्रीन जो रिसेसिव कैरेक्टर के होते हैं। मेंडल ने पाया कि जब येलो सीड प्लांट को ग्रीन सीड प्लांट्स के साथ क्रॉस करेंगे तो
तो उसका F1 जनरेशन सिर्फ येलो सीड ही होगा। थर्ड है सीड शेप। पी का सीड्स जो होते हैं या तो राउंड होते हैं जो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करते हैं, या रिंकल्ड होते हैं जो रिसेसिव कैरेक्टर शो करते हैं, और इन दोनों का अगर क्रॉस कराया जाए तो रिजल्ट हमेशा राउंड सीड ही आएगा। नेक्स्ट है पोड कलर। पी पोड्स का कलर भी दो होते हैं, या तो वो ग्रीन होते हैं जो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करते हैं, या येलो होते हैं जो रिसेसिव कैरेक्टर शो करते हैं। दोनों को क्रॉसिंग कराएंगे तो उसका ऑफ स्प्रिंग हमेशा ग्रीन पोड्स ही आएगा। नेक्स्ट है पोड शेप। पी पोड्स का शेप या इन्फ्लेटेड होता है जो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करता है, या कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है जो रिसेसिव कैरेक्टर शो करता है। मेंडल ने इसे क्रॉस करने पर पाया कि F1 जनरेशन जो होता है उसका वो इन्फ्लेटेड पोड्स ही हमेशा होता है। नेक्स्ट है स्टेम लेंथ। प्रिज्म एंड स्टीवम में स्टेम का लेंथ या तो लॉन्ग होता है या शॉर्ट होता है। जो लॉन्ग होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर का होता है, जो शॉर्ट होता है वो रिसेसिव कैरेक्टर शो करता है। तो मेंडल ने इन दोनों का भी क्रॉस कराया तो इसका रिजल्ट F1 जनरेशन में आया, वो सिर्फ लॉन्ग स्टेम्स ही होंगे। नेक्स्ट है डिस्कस अबाउट द सिंगल जीन डिसऑर्डर इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में सिंगल जीन डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ पे कुछ डिस्कशन किए गए हैं, ये आंसर आप खुद से भी लिख सकते हैं, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो इसमें कुछ आंसर मैंने लिखा है वो आप देख सकते हैं, नहीं तो आप खुद से भी इसे लिख सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन डिटेल्स। मैंने डीएनए के स्ट्रक्चर्स को पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया है, आप इसको पैराग्राफ में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसी भी चीज के एक्सप्लेनेशन के लिए उसका पिक्चर जरूरी होता है, इसलिए आप लोग पिक्चर जरूर बनाए जिससे आपका एक भी मार्क्स ना कटे, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन अबाउट टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें दो क्वेश्चन है, पहला न्यूक्लिक एसिड के टाइप को एक्सप्लेन करना है एंड न्यूक्लियोटाइड्स के फंक्शन को। तो न्यूक्लिक एसिड के दो मेन टाइप्स होते हैं, फर्स्ट डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, सेकेंड आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो हम लोग दोनों का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे डीएनए का। डीएनए इज double standard nucleic acid that contains the genetic information of an organism. It is composed of nucleotides which are linked together to form a double helix structure. DNA is located primarily in the nucleus of eukaryotic cell and carries the instruction necessary for the development, functioning and reproduction of living organisms. The main function of DNA is to store and transmit genetic information from one generation to the next. DNA provides the blueprint of the synthesis of protein through a process called protein synthesis. At last देखते हैं function of nucleotides. Nucleotides are the building block of DNA and RNA. They contain genetic information. Next, nucleotides act as coenzymes which are required to catalyze many biochemical reactions by enzymes. Next, energy is stored in our body as ATP. When there is a need for the energy, they get converted to ADP or AMP. ATP also act as a coenzymes. NADP has an essential role to play in many redox reactions. They act as an electron carrier. CAMP help the transporting chemical signals and metabolic regulations. नेक्स्ट 6 नंबर में प्रोटीन के फंक्शन को डिस्क्राइब करना है। मैंने इसे पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया है,
आप इसे पॉइंट वाइज भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट है बी नंबर में, डिस्कस अबाउट द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन हम लोग सेवरल क्राइटेरिया से कर सकते हैं। यहाँ हम लोग उसके रिएक्शन के टाइप और क्लास ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग एंजाइम का बेसिक क्लासिफिकेशन करेंगे। तो फर्स्ट में होगा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, सेकेंड एनर्जी कैरियर, थर्ड एंजाइम कोफैक्टर्स, नेक्स्ट सेल सिग्नलिंग, नेक्स्ट मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स, सिक्स्थ कोएंजाइम इन बायोसिंथेसिस, एट लास्ट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। नेक्स्ट 7 नंबर में डिफरेंशिएट करना है स्पेसीज और स्ट्रेन का। तो फर्स्ट में हम लोग डिफिनेशन देखेंगे दोनों का। स्पेसीज के लिए होगा, स्पेसीज इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच एनी टू इंडिविजुअल ऑफ अप्रोप्रिएट सेक्सेस कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड इन स्ट्रेन्स, strain is devised as a subtype or a genetic variant of biological species. Next, correspondence. Basic taxonomic unit of classification in strains, a subtype of species. अब देखेंगे प्रिंसिपल टेक्सोनोमिक रैंक। स्पेसीज एक प्रिंसिपल टेक्सोनोमिक रैंक है एंड स्ट्रेन एक प्रिंसिपल टेक्सोनोमिक रैंक नहीं है। And genetic makeup for species contain genetically similar organisms that can produce fertile offspring. For strain, an isolate of a given species that have a specific genetic variation. Identification done by species is genetic, biochemical and phenotype tests. Example of species is influenza A, influenza B. And examples of strains: influenza A Hini, influenza A H3N2, influenza B Victoria, influenza B Yamagata. Then next question is, what are the basic properties of a model organism? An answer is, the three main characteristics of model organism are that they are easy to work with, they are genetically similar to human, and they are representative of a large population. Model organisms are easy to work with because they are genetically simple. This means that scientists can easily change their genes and observe the effect of these changes. Model organisms are genetically similar to humans because they share a common ancestor. This means that scientists can use them to study human biology and diseases. Model organisms are representative of large population because they are similar to other organisms in their groups. This means that scientists can use them to study the biology of an entire species. And now 8 number, differentiate between glycolysis and Krebs cycle. Then definition of glycolysis is, it is the first step of respiration yielding two molecules of pyruvic acid after the partial breakdown of glucose molecule in a set of enzymatic process. And definition of Krebs cycle is, Krebs cycle is the second step of aerobic respiration in which pyruvate is oxidized completely into inorganic substances forming carbon dioxide. And for glycolysis, occur in all the living organisms, occur inside the cytoplasm, oxygen not required for glycolysis, no carbon dioxide evolved. But in Krebs cycle, occur in aerobase, occur inside the mitochondria, oxygen is required for Krebs cycle, carbon dioxide evolved. And for glycolysis, 4 ATP molecules are produced in the glycolysis for each glucose molecule. And for Krebs cycle, 1 ATP or GTP molecule is produced by substrate level in each turn of Krebs cycles. And for glycolysis, consume 2 molecules of ATP for initial phosphorylation of substance molecule. And for Krebs cycle, does not consume ATP.
Now for glycolysis, net gain of 2 molecules of ATP and 2 molecules of NADH gained for every molecule of glucose broken down. For Krebs cycle, each turn of Krebs cycle yields 3 molecules of NADH and 2 molecules of FADH2. Glycolysis occurs as a linear sequence and Krebs cycle occurs as a cyclic sequence. B number, explain the law of thermodynamics, especially with relation to biological system. Then the answer is the law of thermodynamics provides the fundamental principle governing the behavior of energy in physical system, including biological system. Understanding this law is essential for studying energy flow, metabolism, and other processes in living organisms. Now see the first law of thermodynamics, which is also known as law of energy conservation. The first law states that energy cannot be created or destroyed. It can only be transferred or transformed from one form to another. In biological system, this law implies that the total energy within a system remains constant. Organisms obtain energy from their environment and convert it into various forms, including chemical energy in form of ATP, kinetic energy for movement, and thermal energy for maintaining body temperature. Now we see the second law of thermodynamics, which is also known as law of entropy. In biological system, this law has several implications. First, energy transformation are never 100% efficient. Some energy is always lost as heat during the energy conservation. This concept is also known as entropy production or entropy generation. Second, biological systems require a constant input of energy to maintain their highly organized and complex structure and to counteract the increase in entropy. And last, biological systems tend to increase the overall entropy of their surroundings while maintaining internal order. For example, the breakdown of complex molecules during the cellular respiration releases energy and increases entropy in the surrounding while providing the necessary energy for cellular process. At last 9 नंबर, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें सॉल्व करना है ओनली 4. तो फर्स्ट है ब्राउनियन मोशन. किसी भी फ्लूइड्स में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के इरेटिक मूवमेंट को ब्राउनियन मोशन कहा जाता है. रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले इसका ऑब्जर्वेशन किया था पॉलन ग्रेन के साथ 19th सेंचुरी में. ये मोशन फ्लूइड्स के मॉलिक्यूल के कॉलिजन के कारण होते हैं कुछ इस प्रकार से. नेक्स्ट सेकेंड है फोटोसिंथेसिस. ये टॉपिक आप लोगों ने बचपन में पढ़ रखा होगा. देखते हैं. फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स यूज सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू क्रिएट ऑक्सीजन एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शुगर. During photosynthesis, plants take in carbon dioxide and water from the air and soil. Within the plant cell, the water is oxidized, meaning it loses electrons, while the carbon dioxide is reduced, meaning it gains electrons. This transforms the water into oxygen and carbon dioxide into glucose. The plants then release the oxygen back into the air and stores energy within the glucose molecules. Next है टेस्ट क्रॉस. एक टेस्ट क्रॉस is a genetic cross or breeding experiment performed to determine the genotype of an individual with a dominant phenotype. It involves crossing the individual with a non-homozygous recessive individual for the same trait. The purpose of a test cross is to reveal the genetic composition of the individual under study of observing the phenotypic ratio of the offspring. In a test cross, the individual with the dominant phenotype is crossed with another individual that is homozygous recessive for the trait or interest. This recessive individual serves as a tester or known reference for a recessive allele.
The resulting offspring from the test cross reveal the possible combination of alleles that the individual under study can possess. This is a figure of the test cross. And next, unicellular organism. A unicellular organism, also known as single cell organism, is a living organism that consists of only one cell. Unlike multicellular organisms, which are composed of multiple cells organized into specialized tissue and organs, unicellular organisms exist as individual cells capable of carrying out all the necessary functions of life within a single cell. Unicellular organisms can be found in all three domains of life: archaea, bacteria, and eukarya. They are highly diverse and can exhibit a wide range of shape, size, and function. Some examples of unicellular organisms include bacteria, archaea, protozoa, certain type of algae, and yeast. And next, RNA, ribonucleic acid. RNA is a nucleic acid present in all living cells that has structural similarities to DNA. Unlike DNA, however, RNA is most often single-stranded. An RNA molecule has a backbone made of alternating phosphate groups and sugar ribose rather than deoxyribose found in DNA. Attached to each sugar is one of four bases: adenine, uracil, cytosine, and guanine. Different type of RNA exist in cells. Messenger RNA is also known as mRNA. Ribosomal RNA is also known as rRNA, and transfer RNA. It is also known as tRNA. Last, meiosis. Meiosis is defined as a type of cell division that explains the division of germ cells, which include two nucleus fission. The two fission of the nucleus, namely meiosis I and meiosis II, give rise to four sex cells called gametes. Each sex cell comprises half the number of chromosomes of the parent cell. This type of cell division occurs as part of reproduction. One cell separates into four daughter cells, which are haploid cells. The nucleus divides into four nuclei or daughter cells. Each produced cell contains a distinct mixture of chromosomes and half the genetic information of the parent cell. Meiosis contributes to two significant aspects of the sexual life cycle in eukaryotes. The first is the transformation from diploid to haploid state, and the second is a line of new combination of alleles. थैंक यू इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। बीईयू के इंड सेम के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही रहते हैं। तो आई विश आप लोगों को बायोलॉजी में अच्छे नंबर आए।